नमस्कार, न्यूज की पाठशाला का वक्त हो चुका है और आज हम ऑपरेशन शीश महल पर कुछ और बड़ी बातें आपके पास लेकर आए, जिसे हमने नाम दिया है हैशटैग ऑपरेशन रिमोट कंट्रोल। और अब ऑपरेशन शीश महल पर आज का दूसरा बड़ा खुलासा होने वाला है। अब तक आपने देखा कि शीश महल बनवाने में मैडम चीफ मिनिस्टर का क्या रोल था, यानी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी, उनका क्या रोल था वो दस्तावेजों में निकल कर आ रहा है और उन्हें मैडम चीफ मिनिस्टर बुलाया जा रहा है। कैसे दिल्ली के सीएम तो केजरीवाल हैं, लेकिन शीश महल के लिए ऑर्डर मैडम चीफ मिनिस्टर का चल रहा था। इसे डिटेल में आज आपको आगे बताऊंगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें आपको बताऊंगा कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। पत्नी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरी पावर देनी चाहिए, लेकिन पत्नी मुख्यमंत्री नहीं हो सकती, मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। बॉस, संविधान कहता है जो चुनकर आया है और जिसने शपथ ली है वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा होगा वो केजरीवाल की उस राजनीति की पोल खोल देगा जिसमें केजरीवाल हमेशा कहते रहे कि मोदी जी तो काम नहीं करने देते। बॉस, मोदी जी तो दिल्ली का काम रोक रहे हैं, मोदी जी तो अड़ंगा लगा रहे हैं, यही सुनते आए हैं ना आप इतने दिनों से। आज आपको दस्तावेज बताएंगे कि केजरीवाल जी कैसे रॉकेट बनाना जानते हैं। केजरीवाल तो दिल्ली को सिंगापुर बना देते अगर मोदी जी ने रोकते उनके लॉजिक के हिसाब से। अब दिल्ली तो सिंगापुर बना नहीं अभी तक, लेकिन केजरीवाल ने अपना शीश महल जरूर बनवा लिया और जितनी तेजी से बनवाया उतनी तेजी से तो देश का शायद कोई सरकारी काम ही नहीं होता। जितनी रफ्तार शीश महल बनवाने और संवारने में दिखाई, उतनी रफ्तार अगर दिल्ली को संवारने में दिखा देते अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली अब तक सिंगापुर बन चुका होता। दिल्ली में 500 स्कूल खोल दिए होते जिसका वादा करके आए थे, दिल्ली में नए अस्पताल बना दिए होते जिसका वादा करके आए थे, लेकिन वहां सब जगह फाइलें अटक जाती। और खुद की शीश महल की फाइलों को कैसे रॉकेट बनाया, आज एक एक डिटेल बताऊंगा। एक एक डिटेल बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जो केजरीवाल आजकल जगह जगह घूम रहे हैं और दूसरी पार्टियों से केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपने लिए सपोर्ट मांग रहे हैं, उन केजरीवाल के पास जब पावर थी तो वो कैसे रॉकेट की रफ्तार से शीश महल के लिए फाइलें क्लियर करवा रहे थे। जिस पावर को वो कह रहे हैं कि नहीं है, मैं काम नहीं करवा पाता, उसी पावर के रहते हुए कैसे शीश महल की फाइलें रॉकेट बनी, आज आपको दिखाऊंगा। आज केजरीवाल पावरलेस होने का जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो आज के खुलासे के बाद एक्सपोज हो जाएगा। और जो बार बार कहते थे कि दिल्ली में मोदी जानबूझकर काम अटका रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, वो सब आज एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूं कि केजरीवाल क्या कहा करते थे, उसके बाद इन दस्तावेजों में क्या निकला वो बताऊंगा। पहले पुराना बयान सुनिए। दिल्ली के लोगों ने बार बार चीख चीख के कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी पसंद है। और बार बार इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को रोक के की सरकार को काम करने से रोका है। तो ये तो एक तरह से खुली चुनौती है कि तुम जिसको भी, हमारी पार्टी के अलावा जिसको भी चुनोगे हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये क्या बात हो गई? ऐसे देश कैसे चलेगा? पहले ये 2015 में नोटिफिकेशन लेके आए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये एक 2021 में एक कानून लेके आए जिस कानून से और हमारी पावर्स छीनी गई। पिछले साल झूठे केसेस में फंसा के हम अच्छे स्कूल बना रहे थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल ना बन सके। हम अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बना रहे थे, हमारे उसको हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल अस्पताल ना बन सके। और अब ये कानून लेके आ गए। ये बेसिकली तो काम करने से रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को। मतलब हर चीज इन्होंने रोक दी, केंद्र वालों ने, मोदी जी ने रोक दी। वरना दिल्ली बॉस मुझे तो लगता है कि सीधा चांद पर बैठा होता, ये बना देते दिल्ली को। आप ये बातें, और ये तो रीसेंट बता रहा हूं, ऐसे कितने ही बयान पुराने निकल जाएंगे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। लेकिन आज ये दस्तावेज आपको बताएंगे कि जब शीश महल बनना होता है तब कोई मोदी जी का अफसर, कोई एलजी रोड़ा नहीं बन पाता। अपना काम होना होता है तो कैसे रॉकेट की रफ्तार से फाइलें बढ़ती हैं, आज आपको बताता हूं। अपना शीश महल बनवाने के लिए तो उनके पास रॉकेट जैसा फॉर्मूला था।
अपना शीश महल बनवाने के वक्त वो बेचारे मुख्यमंत्री से ऐसे ताकतवर मुख्यमंत्री हो जाते हैं जिसके लिए चुटकियों में काम होता है। एक एक दस्तावेज हमारे पास है, एक एक डिटेल है कि केजरीवाल ने अपना शीश महल कैसे रॉकेट की रफ्तार से बनवा लिया। और इसे समझने के लिए आपको 17 मार्च 2020 की तारीख में लेकर चलता हूं। 17 मार्च 2020 ये तारीख आप नोट कर लीजिए, क्योंकि करीब 3 साल पहले इसी तारीख को केजरीवाल का शीश महल बनाने की भूमिका तैयार की गई थी। इसी 17 मार्च 2020 को दिल्ली के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और केजरीवाल के बेहद करीबी सत्येंद्र जैन ने एक प्रस्ताव का नोट दिया कि केजरीवाल के 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले आवास में, यानी जहां वो रह रहे थे, उसमें अतिरिक्त निर्माण कराया जाए। 17 मार्च 2020 को इस नोट में क्या लिखा था आपको बताता हूं। इस नोट में लिखा था, सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तब के, कि यह महसूस किया जा रहा है कि सीएम के वर्तमान निवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड में बैठक के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बैठक के लिए जगह नहीं है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि 2 अतिरिक्त मीटिंग रूम, 1 अतिरिक्त ड्राइंग रूम और 24 लोगों की क्षमता वाला 1 अतिरिक्त डाइनिंग रूम ग्राउंड फ्लोर को रीमॉडल करके तैयार किया जाए। ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बाथरूम को एक नया अतिरिक्त फ्लोर बनाकर वहां शिफ्ट किया जा सकता है। वर्तमान बिल्डिंग की मजबूती को देखने के बाद नया फ्लोर बनाने का फैसला किया जा सकता है। इसे मोस्ट अर्जेंट समझे। यानी शीश महल को बनाने की शुरुआत किस बात पे की गई कि बैठने की जगह नहीं है। यहां तो पूरा सिस्टम ही बैठ गया बॉस, इतना खर्चा कर दिया। 2 बातें नोट किए। पहली 17 मार्च 2020 की वो तारीख जब पूरे देश में कोरोना फैल रहा था। बॉस, जब कोरोना फैल रहा है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, आपके पास बैठने के लिए और जगह चाहिए। आपको किसको बुला रहे थे घर? उस वक्त मोस्ट अर्जेंट बताकर केजरीवाल का शीश महल बनवाने के बहाने तैयार किए। यानी जिस वक्त पूरा देश कोरोना से परेशान था, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहे थे, उस वक्त केजरीवाल जी का मिनिस्टर और उनके अधिकारी कैसे शीश महल बन जाए इसके लिए दौड़ रहे थे। केजरीवाल के मंत्री का पूरा ध्यान केजरीवाल जी के बंगले पर था, ऐसा लगता है। दूसरी बात आपने नोट की कि नहीं, कि केजरीवाल के बंगले का रेनोवेशन इस नाम पर किया जा रहा था कि बंगले में बैठक के लिए पर्याप्त जगह नहीं, लेकिन बैठक बनवाने के नाम पर नया फ्लोर बनवाने का कोई लॉजिक नहीं था। बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, ये सब बनवाने का कोई लॉजिक था बॉस? आप कह रहे हैं बैठने के लिए जगह नहीं है, तो बैठने के लिए कमरा बनेगा कि एक पूरा फ्लोर और बन जाएगा और वहां किचन और बाथरूम और बेडरूम बनना शुरू हो जाएगा? क्या हिसाब है भाई कि बैठने की जगह नहीं है तो एक फ्लोर और बना दो? अरे बगल में आप कहीं एक और कमरा बैठने का बना देते भाई। बैठने की जगह से शुरुआत हुई और पूरा शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया गया, और वो भी कोरोना के संकट काल में। यह तो केजरीवाल को भी पता होगा कि सिर्फ बैठक बनवाने के नाम पर शीश महल नहीं बनवाया जा सकता था। तो इसका क्या जुगाड़ निकाला गया, यह भी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमारे पास जो दस्तावेज आए निकाले हैं हमने, उनके मुताबिक तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने जब 17 मार्च 2020 को केजरीवाल के बंगले में अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव भेजा, तो इस मंत्री जी के निर्देश वाले प्रस्ताव पर पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड यानी केजरीवाल के तब के सीएम आवास में अतिरिक्त निर्माण की जगह नया बंगला ही बनाने का प्रस्ताव दे दिया। वाह बॉस। क्योंकि बाद में मामला अटक जाए, कोई कह दे, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक फ्लोर बना लेते हैं। इंजीनियर कह रहे हैं कि नहीं सर, एक काम करते हैं, पूरा बंगला ही नया बना लेते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये बताइए, ये लोग जो है वो काम नहीं करने देते। ऐसे लोग मिलेंगे आसपास जो जहां बैठकी की बात हो रही कि बैठकी बनानी है, वहां वो कह रहा है कि बंगला ही ना बना देते हैं। सर क्या बात कर दिया। 27 जुलाई 2020 को अभिषेक राज नाम के पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने प्रस्ताव देते हुए लिखा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सीएम आवास के ग्राउंड फ्लोर को रीमॉडल करके 2 अतिरिक्त मीटिंग रूम,
एक अतिरिक्त ड्राइंग रूम, 24 लोगों की क्षमता वाला अतिरिक्त डाइनिंग रूम बनाया गया। 24 लोगों की क्षमता वाला, इतना कौन बैठ के साथ में खाता है भाई? यह देखने के बाद कि वर्तमान आवास में इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो सकता है या नहीं, इस संबंध में यह सबमिट किया गया कि सिक्स फ्लैग्स स्टाफ रोड का बंगला 1942-43 में बना था और यह ज्यादा भार उठाने में सक्षम नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्राउंड फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन और नया फ्लोर बनाने की सिफारिश नहीं की जाती। यानी आप देखिए कि नया बंगला बनाने की पूरी भूमिका तैयार कर ली। जहां सिर्फ बैठक बनाने की बात चली थी, वो नए बंगला बनाने पर बात पहुंच गई, क्योंकि ये तो बन ही नहीं पाएगा सर, पुराना घर है, इसमें कैसे ऊपर बने। और लॉजिक यह दिया गया कि पुराने बंगले में नया फ्लोर नहीं बन सकता, पुराना बंगला इतना भार नहीं उठा सकता। बंगला भार उठाए ना उठाए, पब्लिक ने शीश महल का भार उठा लिया 45 करोड़ चुका। हालांकि साफ दिख रहा है कि ये सब लॉजिक इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि केजरीवाल जी को अलग शीश महल बनवाना था। पुराने बंगले में ही अगर रेनोवेशन हो गया, कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाता, तो फिर केजरीवाल जी का शीश महल कैसे बनता? पुराने बंगले में 8-8 लाख के पर्दे, 4-4 लाख के कमोड अच्छे भी नहीं लगते। पुराने बंगले में करोड़ों के मार्बल बिछाना भी मैच नहीं करता। इसलिए शीश महल की भूमिका बदली, बैठकी बनानी है, एक फ्लोर और बनाइए। अरे सर एक फ्लोर कैसे बनेगा, ये तो घर ही टूट जाएगा। ओहो हो, बड़ी मजबूरी है, मजबूरी में शीश महल खड़ा किया। लेकिन बड़ा खेल तो आगे हुआ, और कैसे किया गया यह खेल वो भी सुनिए। क्योंकि अगर आप सामान्य लॉजिक से चलेंगे तो जिस बंगले को अधिकारी कमजोर बता रहे उसे ही तोड़कर नया बनाना चाहिए, और जब तक वो बंगला बनता तब तक केजरीवाल कहीं और शिफ्ट हो जाते। लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अपना नया बंगला नए सिरे से बना हुआ ही चाहिए, और वो अपना शीश महल बनते हुए खुद देखना भी चाह रहे थे। इसके लिए अधिकारियों ने जो तिकड़म लगाई वो भी दस्तावेजों में, जिसमें शीश महल बनवाने का प्रस्ताव देने वाले अधिकारी ने लिखा कि अगर आदरणीय सीएम और उनके परिवार के बंगले में रहते हुए कोई कंस्ट्रक्शन कराया जाता है तो सीएम और उनके परिवार के लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इसके अलावा मजदूरों से कोरोना फैलने का भी डर है। और इसी भूमिका के आधार पर केजरीवाल के बंगले के बगल में नया चमचमाता शीश महल बनवाने की तैयारी हुई। मजदूरों से कोरोना फैलने का डर था। जिन मजदूरों के लिए इतना आंसू बहाए क्या मजदूरों को रखा नहीं, देखिए मोदी जी ने घर रवाना कर दिया। वो मजदूर आकर काम करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो जाएगा। अरे जब इतना कोरोना फैल रहा था तो 24 लोगों के बैठने के लिए और वहां पर खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम बनाने की क्या जरूरत थी? मजदूरों से मुख्यमंत्री को कोरोना हो जाएगा। कितनी दूरी मजदूरों से, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने केजरीवाल के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के निर्देश वाले प्रस्ताव के जवाब में यह लिख दिया कि यह सिफारिश की जाती है कि बंगले के परिसर में ही एक नया निर्माण किया जाए और वर्तमान बंगले को बैरिकेडिंग से अलग किया जाए। निर्माण पूरा होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनका परिवार नए बंगले में शिफ्ट हो सकता है और उसके बाद पुराने बंगले को गिरा दिया जाएगा। यह भी प्रस्ताव दिया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाए और पार्किंग की भी ढंग की व्यवस्था की जाए। प्रस्तावित लेआउट इसी के साथ अटैच है, यानी केजरीवाल कहीं और शिफ्ट नहीं होना चाहते। अरे भाई इतना मजदूरों से कोरोना फैलने का डर था तो मुख्यमंत्री जी कहीं किराए पर रह लेते, किसी दूसरे बंगले में शिफ्ट हो जाते। नहीं, मुख्यमंत्री जी वहीं रहेंगे। बैरिकेड लगाकर मजदूरों को उधर कर दो, दूर कर दो, उधर बोलो काम करेंगे, इधर ना आए। मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो सकता है मजदूरों से, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी वहीं रहे और बगल में नया शीश महल बनना शुरू हुआ। इसलिए इसके लिए अधिकारियों के जरिए ऐसे माहौल बनाए गए जो किसी के भी गले नहीं उतरे। अब आपको उस रॉकेट वाले फॉर्मूले के बारे में बताता हूं जो अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के विकास में लगा देते तो दिल्ली पता नहीं क्या से क्या हो जाती। लेकिन वो फॉर्मूला उन्होंने सिर्फ अपना शीश महल बनवाने में जैसे लगता अप्लाई किया। टाइम्स नाउ नव भारत के पास जो दस्तावेज हैं वो ये बताते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के नए बंगले के लिए दिल्ली सरकार और उनके अधिकारियों ने बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से काम किया। अरविंद केजरीवाल का बंगला बनने में 1 सेकंड भी बर्बाद ना हो, उनके नए बंगले की फाइल बाकी फाइल्स की तरह न लटक जाए,
उनके नए बंगले का हाल भी दिल्ली में लटके पड़े फ्लाईओवर या किसी और प्रोजेक्ट की तरह ना अटक जाए, जैसा वो कहते हैं कि ऐसा अटकाया गया। तो इसके लिए अधिकारियों ने एक ही दिन के अंदर इस फाइल को अप्रूव कर दिया। आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल के नए बंगले से जुड़ी फाइल एक ही दिन में कई अधिकारियों से होते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास पहुंच गई और 24 घंटे के अंदर इस फाइल को मंजूरी भी मिल गई। तो जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी फाइलें अटका दी जाती हैं, उनके शीश महल की फाइल रॉकेट बनकर उड़ रही थी। इस अधिकारी से उस अधिकारी, उस अधिकारी से उस अधिकारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, साइन, करो काम शुरू। 24 घंटे। टाइम्स नाउ न भारत के पास जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल के लिए नया शीश महल बनाने का प्रस्ताव 27 जुलाई 2020 को पीडब्ल्यूडी के सेंट्रल एंड न्यू दिल्ली मेंटेनेंस सर्कल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अभिषेक राज ने दिया। ये सब नया बना लेते, जो अभी आपको मैंने बताया। केजरीवाल के नए बंगले से जुड़ी फाइल को 27 जुलाई 2020 को आगे बढ़ाया गया और यह फाइल तब के पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर बीबी मक्कड़ और तब के इंजीनियर इन चीफ शशिकांत जी से होते हुए तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री तक पहुंची और उसी दिन 27 जुलाई 2020 को ही पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मंजूरी दे दी। मतलब फाइल एक अधिकारी से निकली, दो और बड़े अधिकारियों के साथ सामने से गुजरकर मंत्री जी के पास 4 हाथ से गुजर गई और खटाखट साइन। दस्तावेजों के मुताबिक 27 जुलाई 2020 को ही पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ ने तत्कालीन प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर को आदेश दिया कि यह लिखा मोस्ट अर्जेंट टेक एक्शन फॉर अबव ऑन फास्ट पेस, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए जो नया बंगला बनने का प्रस्ताव है वो बहुत जरूरी काम है, बहुत तेजी से काम शुरू किया जाए। यानी 27 जुलाई 2020 को ही शीश महल की फाइल आई और उसी दिन क्लियर हो गई। इतनी रॉकेट की रफ्तार से काम तो देश में शायद ही कहीं होता कि सरकारी महकमे में 4 टेबल क्रॉस हो जाए और फाइल साइन हो जाए। अब इतनी रफ्तार से फाइलों को रॉकेट बनाया जा सकता है, फिर भी केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। भाई दिल्ली के लोगों की फाइलों को भी ऐसे ही रॉकेट बनाना है, उसके लिए तो पावर की भी जरूरत नहीं है। जो पिछली पावर थी उसी में शीश महल की फाइल देखिए कैसे रॉकेट बन गई। लेकिन स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, फ्लाईओवर बनाना हो, तो उसमें रॉकेट वाला काम नहीं आता। पता नहीं क्या दिक्कत आती है। मोदी जी शीश महल की फाइल नहीं रोक पाते, लेकिन मोदी जी जनता के कामों वाली फाइल रोक देते होंगे शायद, है ना केजरीवाल जी। हर काम के लिए मोदी सरकार और एलजी को कोसने वाले केजरीवाल के शीश महल का काम नहीं रुका, बल्कि सुपर स्पीड से चीजें होती। एक दिन में कितने अधिकारियों ने फाइल को मंजूरी दी? पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। अब देखिए आप अरविंद केजरीवाल का बंगला बनाने के लिए कैसे रॉकेट की स्पीड से काम। एक दिन में सारे प्रस्ताव पास हो गए। 27 जुलाई 2020 को बंगले के लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट करने का प्रस्ताव आ गया। तो अगर आप इसको देखेंगे एक दिन में कैसे रॉकेट बना हुआ है सब कुछ, जरा उसको देखिए भाई। 4 दिन कैसे कैसे हुआ। 27 जुलाई, जिस दिन आपको बता रहा हूं 2020 प्रस्ताव आया और साइन हो गया, आया एंड पास हुआ। ये करो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। 28 जुलाई अगले ही दिन कंसल्टेंट जो है नियुक्ति को मंजूरी। मतलब कैसे काम होना है इसके लिए जो कंसल्टेंट लगना है वो अगले दिन नियुक्त भी हो गया। चीफ इंजीनियर ने मजबूरी दे दी। स्पॉट कोटेशन मंजूर कर लिया गया। मतलब कि भाई कोटेशन मंगाओ मत, जाओ जगह पे जाओ, 2-4 से कोटेशन लो और जल्दी जल्दी आओ। भाई साहब इतना तेजी से काम। फिर देखिए 29 जुलाई अगले दिन 29 जुलाई 2020 को 3 फर्म से कोटेशन आ भी गया।
स्पॉट कोटेशन जमा कर दिए कि सर ये 3 से ले आए हैं, स्पॉट कोटेशन आ गया। और 30 जुलाई को जो कंसल्टेंट था वो फाइनल हो गया। 30 जुलाई को कंसल्टेंट भी फाइनल हो गया कि सुनो तुम बनवाओ। तेवतिया चौहान एंड शर्मा आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चुन भी लिया गया। यानी 4 दिन के अंदर, 4 दिन में प्रस्ताव पास करने से लेकर कंसल्टेंट एजेंसी फाइनल करने तक का सब काम हो गया 4 दिन। केजरीवाल जी कहते पावर नहीं है उनके पास। केजरीवाल के शीश महल के लिए कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया वो भी आपको बताता हूं। इसके दस्तावेज भी हमारे पास है। शीश महल के लिए ऑन स्पॉट कोटेशन का आदेश दिल्ली सरकार से वित्त विभाग के उस आदेश का उल्लंघन है जो कोविड की वजह से राजस्व में गिरावट को लेकर जारी 10 जुलाई 2020 को किया गया था जारी। भाई कोविड चल रहा था तो कहा गया कि कोरोना की वजह से दिल्ली में कमाई घट रही है, इसीलिए किसी बड़े और अतिरिक्त खर्चे से बचा जाए। लेकिन आप देखिए कि जो शुरुआती प्रस्ताव आया था उसमें ही शीश महल के सिर्फ निर्माण पर 15 से 20 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान था। 41,30,000 रुपए सिर्फ कंसल्टेंसी फर्म को फाइनल किए गए कि जो कंसल्ट देगा उसको 41,30,000 रुपया दिया जाएगा। निर्माण के लिए 10 महीने का टाइम दिया गया। मतलब उधर कहा जा रहा है कि कोरोना का संकट काल चल रहा है, पैसा नहीं है तो ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा। यहां ताबड़तोड़ फाइलें पास हो रही हैं और बड़ा खर्चा भी हो रहा है। किसके लिए? शीश महल बनाने। केजरीवाल के शीश महल के सच को छुपाने के लिए कैसे एक और अलग लेवल का खेल हुआ, इस हैरान करने वाले खुलासे के बारे में भी आपको बताता हूं। 27 जुलाई 2020 को कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवनाथ धारा ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें लिखा था कि आदरणीय सीएम के लिए नए बंगले का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी मंत्री ने 27 जुलाई 2020 को अप्रूव कर दिया। इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि काम बहुत तेजी से किया जाए। इंजीनियर इन चीफ को निर्देश दिया गया है कि इसे मोस्ट अर्जेंट समझा जाए। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए लोकल बॉडी से अप्रूवल लिया जाए। यह सरकारी प्रस्ताव था और इसमें सीएम के लिए नए बंगले के निर्माण का जिक्र था। लेकिन जब कंसल्टेंट को चुना गया और उसके साथ जो बातचीत हुई उसमें कहीं भी नए बंगले का जिक्र नहीं था। इसके भी दस्तावेज हमारे पास है। 30 जुलाई 2020 को कंसल्टेंसी के लिए तेवतिया चौहान एंड शर्मा आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना गया। कंसल्टेंसी के बदले इस फर्म को 41,30,000 रुपए का भुगतान किया गया। अब यहां पर असली खेल होता दिखता है। कंसल्टेंट फर्म की नियुक्ति के प्रस्ताव में नए बंगले के लिए कंसल्टेंट की जरूरत लिखा गया था, लेकिन फाइलों में कंसल्टेंसी फर्म का काम अतिरिक्त निर्माण और मरम्मत करना बताया गया। कंसल्टेंसी फर्म ने भी कहीं यह जिक्र नहीं किया कि वो नए बंगले के लिए काम कर रही है, बल्कि उसने भी अतिरिक्त निर्माण और मरम्मत लिखा। केजरीवाल का शीश महल बनाने के लिए जिस तेजी से प्रस्ताव पास हुए, जिस तेजी से कंसल्टेंट फर्म को फाइनल किया गया, उसी तेजी से बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर भी फाइनल कर दिया गया। 30 सितंबर 2020 को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अभिषेक राज ने टेंडर निकाला और नए बंगले में सिविल और इलेक्ट्रिक वर्क के लिए 7.5 करोड़ का बजट रख दिया। 7.5 करोड़। जो टेंडर निकाला गया था उसमें भी यही लिखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले में एडिशन और ऑल्टरेशन वर्क, यानी कुछ जोड़ने और कुछ फेर फेर करने का काम होगा। यही नहीं, जो टेंडर से जुड़ा प्रेस नोट था उसमें भी एडिशन और ऑल्टरेशन वर्क का जिक्र किया गया। नई बिल्डिंग बनाने का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, और सारा काम चल रहा है नई बिल्डिंग बनाने के नाम पर। अरविंद केजरीवाल के नए बंगले को बनाने के लिए तीन फर्म ने बिडिंग की। 15 अक्टूबर 2020 को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अभिषेक राज ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह बताया कि इसके लिए एके बिल्डर्स को 8,61,63,422 रुपए में काम सौंपा गया और 17 अक्टूबर 2020 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसको मंजूरी दे दी। यानी 2 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी ने बिल्डर भी फाइनल कर दिया। यहां यह ध्यान देना भी जरूरी है कि नियमों के मुताबिक ऐसे कंस्ट्रक्शन के लिए
पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ती, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने ऐसा लग रहा है कि यह किया ही नहीं। अभी तो शीश महल की फाइल रॉकेट की रफ्तार से क्लियर करने का केजरीवाल फॉर्मूला बताया। अगली बार आपको कहीं भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता मिले, कोई विधायक मिले, कहीं केजरीवाल जी ही मिल जाएं, तो उनसे पूछिएगा कि हमारे बच्चों के 500 स्कूल बनने थे, सुना मोदी जी ने फाइलें रोक दी हैं, एलजी ने फाइलें रोकवा रखी हैं, शीश महल की फाइल क्यों नहीं रुक पाई सर? उसमें रॉकेट की गति कैसे आ रही थी, जरा ये बताइए। इतना पूछ लीजिएगा बस। अस्पतालों की फाइल कैसे रुकती है, शीश महल की नहीं रुक पाती, ये पूछिएगा सर। आपके काम की फाइल कैसे रुक जाती है और शीश महल की फाइल नहीं रुक पाती, ये पूछिएगा जरा। लेकिन पूछने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब आपको उस खुलासे के बारे में बताता हूं कि शीश महल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे नहीं, किसी और के इशारे पर हो रहा था। भाई आपको तो यही पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, लेकिन शीश महल के मामले में पावर ऐसा लगता है किसी और के पास थी, क्योंकि शीश महल का प्रस्ताव पास होने के साथ साथ केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा चल रही थी। यहां एंट्री होती है मैडम मुख्यमंत्री की। आप कहेंगे बॉस, मैडम मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तो मैडम मुख्यमंत्री कैसे सर मुख्यमंत्री ना होगा? चौंकिए मत, दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है और मैडम सीएम ने शीश महल में कई बदलाव कराए। मैडम मुख्यमंत्री कौन? जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, उनकी अर्धांगिनी सुनीता केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता ने तो मुख्यमंत्री चुना अरविंद केजरीवाल को, लेकिन शीश महल बनवाने के लिए ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने संविधान को भी ताक पर रख दिया और सारी पावर पत्नी सुनीता केजरीवाल को दे दी, और इसीलिए उनका जिक्र बार बार मैडम चीफ मिनिस्टर के तौर पर हुआ। आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं सुना, 20 साल से ज्यादा की पत्रकारिता हो गई, कि किसी का पति मुख्यमंत्री हो तो पत्नी अपने आप मैडम मुख्यमंत्री हो जाए। यह संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 26 मई 2021 को एक नया प्रस्ताव जारी किया गया कि आदरणीय सीएम के आवास में मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री भी लगाया जाए। काम के दौरान यह पाया गया कि कंसल्टेंट की डिजाइन में मैडम सीएम के निर्देश में कई बड़े बदलाव किए गए, मैडम सीएम के निर्देश पर, जिसकी वजह से हो चुके काम और सैंक्शन की गई रकम में अंतर आ गया। अब आप समझे कि काम कहां से शुरू हुआ था और कैसे 50, अब तो नया पता चल रहा है ना कि 50 करोड़ के पार चला गया। वो इसलिए हुआ कि मैडम सीएम अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने चेंजेस करा दिए, कागज में लिखा है। यानी शीश महल का काम चल रहा था और मैडम सीएम अपनी पसंद से उसमें बदलाव करा रही थी। इसकी वजह से काम की लागत भी बढ़ रही थी। आपको बताता हूं कि मैडम सीएम ने शीश महल में क्या क्या बदलाव कराए। खिड़कियों और दरवाजों के मटेरियल में बदलाव किया, शीश महल के इंटीरियर, किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री में बदलाव हुए मैडम सीएम के कहने। शीश महल के फ्लोर पर लगने वाले आइटम में बदलाव हुआ, शीश महल के आर्किटेक्चर में बदलाव हुआ, इंटीरियर में बदलाव हुआ और भी कुछ बदलाव किए गए। ये सब कागज कहते हैं कि सीएम मैडम के कहने पर हुआ। वाह बॉस, चीफ मिनिस्टर और एक सीएम मैडम। अब तो कहीं केजरीवाल जी मिले तो दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि सर किसको सीएम बुलाना है, केजरीवाल जी को या सुनीता केजरीवाल जी को? भाई पत्नी को सम्मान देना चाहिए, भरपूर सम्मान देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का ओहदा थोड़ी दे दीजिएगा। यह संविधान अलाउ नहीं करता। संविधान तो यह तक कहता है जब आप शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ, कि परिवार के लोगों को भी कई चीजें पता नहीं होंगी। यहां तो एक चीफ मिनिस्टर, एक मैडम चीफ मिनिस्टर चल रहा है। शीश महल के लिए मैडम सीएम ने सुझाव दिए तो किसकी मजाल उसे मना करे। फॉरेन कंसल्टेंसी फर्म मैडम सीएम के सुझावों पर काम में जुट गई और जो नई चीजें शीश महल में लगाने का सुझाव मिला उसकी डिटेलिंग और कॉस्टिंग पेश कर दी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मॉड्यूलर किचन,
लॉन्ड्री और पेंट्री पहले शीश महल के काम में शामिल ही नहीं थी। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और कंसल्टेंट के साथ मैडम सीएम की बैठक हुई। मंत्री बताइए मैडम सीएम से मिल रहा है। इतनी पावर मैडम सीएम को मिल गई कि कंसल्टेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आकर मैडम से मिल रहे हैं। बैठक के बाद तय किया गया कि ये सारी चीजें आवाज में उपलब्ध कराई जाएं। मतलब मिल ही नहीं रहे हैं, मैडम सीएम से ऑर्डर लेकर जा रहे हैं। कंसल्टेंसी फर्म ने मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री और पेंट्री का डिजाइन और ड्राइंग दिखाया। इसी के आधार पर तीनों आइटम का अनुमानित मार्केट रेट पता किया गया, जो 1,64,10,575 रुपए बताया गया। 26 मई 2021 को मैडम सीएम ने, केजरीवाल जी ने नहीं, मैडम सीएम ने शीश महल में बदलाव के सुझाव दिए और 7 जून 2021 को वो सारे सुझाव और उसमें लगने वाली 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम मंजूर कर ली। इसे कहते हैं तेजी से काम करना। लेकिन गलती से भी इसे यह मत कह दीजिएगा कि कोई अपनी पत्नी से इतना प्यार कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है। पत्नी से प्यार अलग है, देश और संविधान से प्यार अलग है। उसके लिए आप संविधान को ताक पर नहीं रख सकते। अब आप देखिए कि मैडम सीएम को मॉड्यूलर किचन चाहिए था। अब मैं तो सोच रहा हूं आज ये देखने के बाद कितने नेताओं की जिंदगी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पत्नियां कहेंगी कि मुझे भी ऐसे ही मैडम सांसद बनाओ, मुझे भी ऐसे ही मैडम मिनिस्टर बनाओ, मुझे भी ऐसे ही मैडम विधायक बनाओ, क्योंकि बाकी तो ऐसा कर नहीं रहे। ये तो केजरीवाल मॉडल में हो रहा है। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैडम सीएम को मॉड्यूलर किचन चाहिए था, तो शीश महल में लॉन्ड्री चाहिए थी, पेंट्री चाहिए थी। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत कुछ बदलाव करने थे और ये सब बदलाव मैडम सीएम के कहने पर हुए। और इस बदलाव पर खर्च क्या आया वो भी आपको बताता हूं। मैडम सीएम की डिमांड पर जो खर्च हुआ, मैडम सीएम की डिमांड का खर्च जो दस्तावेजों में दिखता है वो कितना पड़ा? ग्राउंड फ्लोर किचन 31,62,000 रुपए। एक्चुअली क्या था कि अपनी जेब से तो जाना नहीं था, तो जो मैडम सीएम कह रही थी वो होता जा रहा था। ग्राउंड फ्लोर लॉन्ग की अगर आप देखेंगे, जिसकी बात कर रहा हूं, लॉन्ड्री, इसमें खर्च हुआ 3,07,000 रुपए, क्योंकि मैडम सीएम ने बोल दिया। अब है फर्स्ट फ्लोर एफएफ की लॉन्ड्री, इस पर कितना खर्च हुआ? 32,13,000 रुपए, क्योंकि मैडम सीएम को फर्स्ट फ्लोर पे भी लॉन्ड्री चाहिए। कहा जा रहा है सेकंड फ्लोर का वार्डरोब, यह भी मैडम सीएम के कहने पर बदलाव हुआ इसमें। इस पर कहा जा रहा है 15 लाख रुपए खर्च हो गए। टॉयलेट्स में वैनिटी फिक्सिंग हुई, उसमें खर्च हुए 15 लाख रुपए। तो जो आप वो 4-4 लाख के कमोड की चर्चा कर रहे थे, वो ऐसा लगता है कि वो भी शायद मैडम सीएम को चाहिए था कि भाई इतना आलीशान वॉशरूम नजर आना चाहिए, उस पे खर्च हो गया। कमरों में 3 बेड, 6 साइड टेबल, ये सब पे खर्च हुआ 9 लाख रुपए अलग से। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पेंट्री पर 4,99,000, ग्राउंड फ्लोर मास्टर बेडरूम के ड्रेसर पे 7,86,000, ग्राउंड फ्लोर फॉयर की डिजाइनिंग 1,21,000। फॉयर क्या होता है कि घर में एंट्री वाला जो एरिया होता है, एंट्रेंस को पूरे घर से जो कनेक्ट करता है। पेरेंट्स के घर, जो परिवार में माता पिता हैं, उनके बेडरूम के वार्डरोब पर 5,56,000। पेरेंट्स के इसी रूम में ड्रेसर बनवाया 5,51,000। पेरेंट्स के बेडरूम का फॉयर 1,07,000।
ग्राउंड फ्लोर फैमिली लाउंज बेडरूम 3,88,000, बेटे के बेडरूम में ड्रेसर और वार्डरोब 7,92,000, बेटी का स्लाइडिंग वार्डरोब 3,88,000। मतलब मैडम सीएम के जो बताए हुए बदलाव, उस पर अगर आप देखेंगे तो 1,64,00,000 से ज्यादा खर्च हो गए। 1,64,00,000 से ज्यादा मैडम सीएम की ख्वाहिशों को पूरा करने पर खर्च हुआ। और अभी फ्लोर तो जोड़ ही नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर आज जो ये दो खुलासे हो रहे हैं, एक, कैसे अपना काम तेजी से कराओ, दूसरा, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मैडम सीएम के पावर से चीजें होने लगे। लेकिन आज मैं आपको शीश महल की कुछ 3D तस्वीरें भी दिखा देता हूं। ये वो 3D तस्वीरें हैं जो शीश महल के प्रपोजल की तस्वीरें थी और इन्हीं के आधार पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हुआ, यह कहा जा रहा है। यही तस्वीरें मैडम सीएम को दिखाई गई थी, यह दावा है। और इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह का ड्राइंग रूम, आलीशान ड्राइंग रूम है। जरा इन तस्वीरों को देखिए और एक बार मैं चाहूंगा अगर केजरीवाल जी का जो बेडरूम है इसको जरा फुल फ्रेम में डालिए। ये तो फैमिली लाउंज जो दिखाया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा, ये देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल जी का बेडरूम। इसको जरा पॉज करके लोगों को दिखाइए। जो प्रपोजल में दिया गया है और कहा जा रहा है कि ऐसा ही वहां बना हुआ भी। 5 स्टार 7 स्टार होटल में ऐसा बेडरूम नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी का जो मास्टर बेडरूम है उसकी 3D इमेज जो मैडम चीफ मिनिस्टर को दिखाई गई थी और दावा है कि ऐसा ही बना हुआ है, क्योंकि वहां जो अप्रूवल मिला उसको हूबहू ऐसा ही उतार देना था। अब बताइए, इस कैमरे में रहने के बाद क्या मन करेगा कि आप कभी मुख्यमंत्री ना बने? लेकिन मैं इस वक्त जो आपको बात बता रहा हूं, अभी खुलासे और होने हैं, लेकिन ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें कि आपका पैसा, हमारा पैसा किस तरह से बहाया गया। और अगली बार आपको कोई बहाना बनाए कि ये आदमी काम नहीं करने दे रहा, वो आदमी काम नहीं करने दे रहा, तो ये पूछिएगा कि बॉस, शीश महल में तो सब काम हो गया रॉकेट की रफ्तार से। खैर, जब काम की बात हो रही तो पाठशाला में अब नए संसद भवन पर हो रही पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलता हूं। आज विपक्ष की 19 पार्टियों ने कह दिया कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन पर नहीं आएंगे, क्योंकि उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाया जा रहा। लेकिन राष्ट्रपति तो सिर्फ बहाना है, दिक्कत नरेंद्र मोदी से है। क्योंकि नए संसद भवन को लेकर राष्ट्रपति का नाम लेकर जो लोग मोदी विरोध की राजनीति कर रहे हैं, वो खुद राष्ट्रपतियों का कितना सम्मान करते थे, आज आपको यह भी बताऊंगा। वो खुद किन किन भवनों का उद्घाटन करते थे, आपको यह भी बताऊंगा। और नरेंद्र मोदी की नई संसद कहा जा रहा ना, नरेंद्र मोदी की नई संसद, देश के नहीं, नरेंद्र मोदी की नई संसद, इसका जब चैप्टर खुल रहा है तो अंदर से क्या क्या मिल रहा है, अब इसके बारे में बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर थे, जहां दुनिया भर के तमाम नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। कोई उनका ऑटोग्राफ मांग रहा था, किसी ने पैर छू लिए, ये सब तो चल ही रहा था। कोई बॉस कह रहा था। ये सब मोदी विरोधियों को पसंद कैसे आए, इसलिए नया विवाद शुरू हुआ। नई संसद के बहाने पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए अब नया प्लान आया है। मतलब यहां भी एक नई चीज ले आई। अब इस प्लान के तहत कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने यह तय किया कि 28 तारीख को नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए विपक्ष दलील यह दे रहा है कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। लेकिन आज इन लोगों को यह याद दिलाने का सही दिन है कि वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का कितना सम्मान किया था। किस तरह उद्घाटन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति और राज्यपालों को साइडलाइन किया जाता था कांग्रेस के जमाने में,
आज आपको यह भी आगे बताऊंगा। कांग्रेस ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के लिए एक लेटर भी ट्वीट किया, जिसमें विपक्ष के 19 दलों के नाम लिखे हुए। बेसिकली कांग्रेस इस लेटर के जरिए मैसेज देने की कोशिश में है कि 2024 वाले मैच के लिए टीम तैयार हो गई, जिसके कैप्टन राहुल गांधी होंगे। विपक्ष के दूसरे नेता जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी लिस्ट में बहुत नीचे रहेंगे। आज कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के लिए जो ट्वीट किया, उसमें लिखा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी। जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। इस ट्वीट के लास्ट में कांग्रेस ने एक लेटर भी अटैच किया, जिसमें राष्ट्रपति के अपमान का हवाला देकर विपक्ष के 19 दलों के नाम लिखे हुए। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इस खबर के हर एंगल पे बात करने से पहले आपको पहले उन 19 विपक्षी दलों के नाम बता देता हूं, जो कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं आएंगे, संसद भवन का उद्घाटन होगा तो हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को ना बुला के बड़ा मोदी जी ने अपमान कर दिया। अब ये 19 दल कौन से हैं जो नहीं आएंगे, पहले उनका नाम आपको बता देता हूं। भाई पहला नाम जो है वो राहुल गांधी जी का है। इन पर ईडी की जांच चल रही है। अच्छा, गांधी परिवार के नाम से चल रहे ट्रस्टों के फंडिंग के गड़बड़ी का आरोप भी है। दूसरा नाम है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी का। इनके कई मंत्री और नेता करप्शन के आरोप में जेल में है, जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज है। तमिलनाडु के एमके स्टालिन के बेटे और दामाद पर करप्शन के कई आरोप हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी नहीं आ रहे। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए मोदी को टारगेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम तो आएंगे नहीं। उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे। महाराष्ट्र में उनकी सत्ता चली गई, इसके लिए वो बीजेपी से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा हम भी नहीं, संसद के उद्घाटन में नहीं आएंगे। इसके अलावा बिहार में लालू यादव का परिवार नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक दुश्मन समझता है। पूरे परिवार पर करप्शन के कई मामलों की जांच चल रही है। इस लिस्ट में एक और नाम है आम आदमी पार्टी का, जिनके 2 बड़े मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर यह केंद्र सरकार से बहुत नाराज है। तो मोटे तौर पर ये वो नेता हैं और पार्टियों की लिस्ट है जिनका नई संसद को लेकर राष्ट्रपति के आने या ना आने से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी रणनीति पीएम मोदी को घेरने के लिए तैयार की गई। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि गोतिया में भी, परिवार में भी 2 भाइयों का झगड़ा है, लेकिन किसी की भी बेटी की शादी हो तो लोग कहते हैं यार परिवार का माहौल है, अच्छा माहौल है, छोड़ो यार थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा छोड़ो, चलते हैं। लेकिन यहां इन लोगों को देश ही नहीं दिखता कि देश के लिए कितने गर्व की बात है नया संसद भवन जो है वो बनकर सामने आ रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? अरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीकर के पास अधिकार है। स्पीकर ने बुलाया नरेंद्र मोदी को कि आप आइए और उद्घाटन कीजिए, इसलिए वो जा रहे हैं। सीधा सिंपल सा हिसाब है। विपक्ष के नेताओं को यह समझना चाहिए कि देश की नई संसद किसी नेता या पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। पुरानी संसद में जगह की कमी और जर्जर होती हालत को देखते हुए कांग्रेस ने 2012 में नई संसद का प्रोजेक्ट पास किया था। लेकिन आज जब देश को नई संसद मिलने जा रही है तो उस कार्यक्रम में विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से क्या कहा है, एक बार वो आपको सुना देता हूं। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। सर, वो कह रहे राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए हम नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक नहीं है, के कारण है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। एक तरफ पब्लिक देख रही है कि सरकार हाथ जोड़ रही है कि आ जाइए भाई,
आपका भी संसद है, आप भी बैठेंगे ना कल को। कल क्या कीजिएगा कि चुनाव नहीं लड़िएगा, कि संसद में नहीं जाएंगे, मोदी जी ने उद्घाटन किया है, बैठिएगा ही तो आ जाइए। दूसरी तरफ पब्लिक देख रही है कि कुछ लोग नाराज फूफा बने हुए, आ ही नहीं रहे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अरे भाई नहीं आके तो आप तो और मोदी जी को समय दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। हर फोटो में फिर वही नजर आएंगे। अरे आप भी जाइए, कहिए अरे हमारा भी संसद है, हम भी फोटो खिंचाएंगे। आप भी कहिए गर्व से कि हमारा संसद है, हम भी फोटो खिंचाएंगे, हम भी यहाँ वीडियो बनाएंगे, हम भी देखो इसके बारे में बात करेंगे। पब्लिक कहेगा अरे यार इनको तो अच्छा लग रहा है इसका बात। पता नहीं कैसे ये लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे। विपक्ष तो सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति की बात कर रहा है। उनका असली मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले नेता क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है। तो बनाने में नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे कि इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करेंगे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। एक तो ये लोग मन ही नहीं बना पा रहे आपस में मिलकर, विरोध के लिए मन बना लिया, लेकिन लॉजिक क्या देना ये मन नहीं बना पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान है, वो ऐसे कह रहे हैं राष्ट्रपति को करना ही नहीं है, स्पीकर को करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीकर ने ही निमंत्रण दिया कि प्रधानमंत्री जी आप आके कीजिए। तो जिसको करना है वो निमंत्रण देके बुला रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? उनकी अपनी पावर, उन्होंने कहा भाई मुझे इनसे कराना है, प्रधानमंत्री से कराना है, वो करा रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को आज द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना याद आ रहा है, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के बाद द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं याद नहीं आया था, तब उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे। तब बीजेपी कह रही थी कि भाई एक राष्ट्रपति, एक आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने दीजिए ना, तब तो चुनाव लड़ना था। अब इनको याद आ रहा है कि अरे हमारी राष्ट्रपति तो आदिवासी है। ये पब्लिक को समझ में आता है भाई, इतना क्लियर ना कीजिए। एग्जाम में आदमी पर्चा भी लेके जाता है तो छुपा के ले जाता है, ये लोग यहीं चिपका के ले जाते हैं, तुरंत पकड़ा जाते हैं। आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बना रहा है। लेकिन आज इन नेताओं को बताता हूं कि जब कांग्रेस और दूसरी सरकारें सत्ता में थी तब वो किस तरह राज्यपालों को साइडलाइन किया करती थी। भाई जैसे देश में राष्ट्रपति है, राज्यों में राज्यपाल होते हैं। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया और याद दिलाया कि कांग्रेस के समय किस तरह संवैधानिक इमारतों के उद्घाटन समारोह में राज्यपालों को नहीं बुलाया गया था। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, इसलिए उनकी रग रग से वाकिफ है। आज जब यह जानकारी लोगों को मिल रही है तो कांग्रेस को बुरा लग रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में यूपीए सरकार के दौरान झारखंड और असम के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा भवन का शिलान्यास किया, लेकिन राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया। फिर उन्होंने लिखा कि 2018 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नई विधानसभा की नींव रखी, लेकिन उन्होंने भी राज्यपाल को नहीं बुलाया।
2020 में छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का शिलान्यास हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को नहीं बुलाया, बल्कि इसका शिलान्यास सोनिया गांधी से करवाया। इसी साल तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खुद ही तेलंगाना के विधानसभा भवन का उद्घाटन कर दिया। इसमें भी राज्यपाल को न्योता नहीं दिया गया। अरे भाई, स्टेट में तो राज्यपाल है ना, उनको बुला लेते, अपने मामले में नहीं बुला रहे। सोनिया गांधी जी को बुलाकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास करा रहे हैं। यहां इनको राष्ट्रपति चाहिए, याद आ रहा है, राष्ट्रपति। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो राज्यपाल का किस तरह सम्मान करती। ये 2011 में मणिपुर विधानसभा भवन के उद्घाटन की तस्वीर है। इसका उद्घाटन तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था। अरे चलिए, मनमोहन सिंह तो पीएम थे, लेकिन सोनिया गांधी तो किसी सरकार में किसी पद पर नहीं थी, फिर भी वो उद्घाटन करने पहुंची हुई थी। उनका नाम तक लिखा हुआ भाई, किस बात पर? इसी तरह छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास भी सोनिया गांधी से करवाया गया। कहां गई आपके राज्यपाल के प्रति सम्मान की भावना? तब बीजेपी या दूसरे दलों ने तो कांग्रेस को तो नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया, उनका नाम क्यों डल रहा है। जो लोग आज नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने पर हाय तौबा मचा रहे हैं, उन्हें यह इतिहास भी नहीं पता होगा कि जब अंग्रेजों की बनाई हुई संसद की मौजूदा बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, बावजूद इसके कि संसद अंग्रेजों ने बनाई थी। यानी अंग्रेजों से दिक्कत नहीं थी, जिन्होंने गुलाम बना के रखा था उनसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री से परेशानी हो रही। आपको पूरा किस्सा बताता हूं। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन की मौजूदा इमारत का उद्घाटन किया। उस वक्त के अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और स्वराज पार्टी समेत भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खुद पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अलग अलग राज्यों में चुने गए कांग्रेस के विधायक भी संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जबकि उस वक्त अंग्रेजों के शासन को खत्म करने के लिए देश भर में आजादी का आंदोलन जोरों पर था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे हम ये अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे जी। तब तो जा रहे थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेता, कहते नहीं जाएंगे। विपक्ष के जो नेता आज नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई नेता कल तक ये कह रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार तो पीएम के पास होता है, इसलिए इस मामले में सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने 2 दिन पहले क्या कहा था, एक बार सुनिए इसको। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 2 दिन पहले कह रहे थे कि असली अधिकार तो प्राइम मिनिस्टर के पास, कोई सवाल उठा रहा है तो मैं नहीं कह सकता। अब समाजवादी पार्टी बहिष्कार कर रही है। 2 दिन में विपक्षी एकता के नाम पर सब पलट गई। जिस नए संसद भवन का बहिष्कार हो रहा है उस पर हमें गर्व होना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भारत के जनप्रतिनिधि अपनी बनाई हुई बिल्डिंग में बैठेंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं। इस पे गर्व होना चाहिए भाई। और जिसे आजादी के बाद भुला दिया गया था, जिसे नई संसद के उद्घाटन के वक्त नरेंद्र मोदी फिर से स्थापित कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 28 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु से आए धर्मगुरु पीएम मोदी को यह सेंगोल सौंपेंगे। यह एक तरह का राजदंड होता है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को इस सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंपा गया था, लेकिन आजादी के बाद इसे भुला दिया गया। सेंगोल को पीएम मोदी ने ढूंढ निकाला और नए संसद भवन में स्थापित करने का फैसला किया। पहले आप देखिए कि सेंगोल दिखता कैसा है। चांदी से बने इस सेंगोल का वजन 800 ग्राम है। यह गोल्ड प्लेटेड है और इसकी लंबाई 5 फीट है। सेंगोल के ऊपर शिव की सवारी, नंदी की आकृति है। लेकिन आजादी के वक्त तो इसका इस्तेमाल हो गया। आज की डेट में अब प्रधानमंत्री मोदी, ये म्यूजियम में रखा हुआ था, वहां से निकलवाए कि भाई लाओ। ये चोल राजाओं के समय, हिंदू चोल राजाओं का इतिहास मैंने आपको बताया था, उस जमाने में इस्तेमाल होता था। अब जाकर नई संसद भवन में लगने जा रहा है। लेकिन ये सारा अहम वक्त जो है वो मोदी विरोध के विवाद में खत्म हो रहा है।
देश के नए संसद भवन को लेकर जो विरोध हो रहा है उसकी बात कर रहे थे और वहां जो सेंगोल लगने जा रहा है उसकी बात हो रही थी। संसद भवन में जिस सेंगोल को स्थापित किया जाना है उस सेंगोल शब्द के बारे में आपको बताता हूं। सेंगोल शब्द संस्कृत के सुंक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है शंख। हिंदू धर्म में शंख संप्रभुता और उद्घोष का प्रतीक है, इसलिए सेंगोल को राज्य की संप्रभुता, प्रभाव और विस्तार का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संपदा से संपन्न होना होता है। पुराने समय में यह राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। सेंगोल से जुड़ा इतिहास भी बताता हूं। इतिहास की किताबों में सबसे पहले 322 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के दौरान सेंगोल के इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है। साल 320 से 550 में गुप्त साम्राज्य, उसके बाद साल 907 से 1310 के बीच चोला साम्राज्य और फिर 1336 से 1946 के दौरान विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के 1336 से 1346 के दौरान विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक मुगल और अंग्रेज भी अपनी सत्ता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का इस्तेमाल किया था और अब यही सेंगोल नई संसद भवन पहुंच रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस।